नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दप्पी के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में शिक्षक के प्रकार पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे, पीटक देखे थे कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या पढ़ाया जाता था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में हम लोग देखे कि पीटक पढ़ाए जाते थे। और पीटक कितने होते थे? तो पीटक 3 होते थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों में आपको महात्मा बुद्ध की वाणी का संकलन है, महात्मा बुद्ध के ज्ञानों का संकलन है। इसके बाद हम लोग देखे थे व्यावसायिक शिक्षा। तो कौन कौन से व्यावसायिक शिक्षा थे इसको आपको दिमाग में रखना है, लेकिन कितने व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता था ये सभी आपको दिमाग में रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में शिक्षक के प्रकार। प्राचीन भारत में शिक्षक के प्रकार। जैसे कि अभी जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में आपको शिक्षक को गुरु कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। तो इसी तरह से आपको प्राचीन भारत में शिक्षकों को किन किन नामों से जाना जाता था, उनके क्या कार्य था, अलग अलग कार्य था। अलग अलग जो नाम है उनको अलग अलग नाम दिया गया है काम के अनुसार। शिक्षक तो थे, बहुत सारे शिक्षक थे, लेकिन उनके जो पढ़ाने का तरीका था, उनको पढ़ाने का जो जगह था वो बदल जाता था। तो आगे आप देखेंगे कि नाम के अनुसार उनको काम मिला और काम के अनुसार अभी नाम मिला है। और यही है कि आगे आने वाले समय में आपको ये जातिवाद बन गया। जैसे कि आप आचार्य देखेंगे, उपाध्याय देखेंगे, ये सभी अभी आप इस समाज में, वर्तमान समाज में आप ऐसा देखने को मिलेगा आपको। तो पहले इनके कार्यों के अनुसार बांटा गया था, अब है कि जातिवाद बन गया है यह चीज। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं आचार्य। अब पहला हेडिंग देंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था और आचार्य के क्या कार्य हुआ करते थे ये हम लोग देखेंगे। आचार्य, तो आचार्य जो शिक्षक हुआ करते थे अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क बिना पैसे के पढ़ाया करते थे। और इनका पढ़ाने का जो सब्जेक्ट था वेद था, वेदांत था। आचार्य वैसे प्राचीन भारत में आचार्य वैसे शिक्षकों को कहा गया जो विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया करते थे, बिना पैसा लिए पढ़ाया करते थे। और उनका पढ़ाने का मेन जो सब्जेक्ट था वह था वेद था और वेदांत था। ठीक है, अब अगला आप लिखिएगा, अगला आप हेडिंग दीजिए उपाध्याय। उपाध्याय, उपाध्याय, तो उपाध्याय भी एक तरह के शिक्षक के प्रकार हैं। प्राचीन भारत में उपाध्याय भी एक शिक्षक के प्रकार ही हैं। तो अब उपाध्याय कैसे शिक्षक हुआ करते थे? तो उपाध्याय अपने जीविका को पालन करने के लिए अपने शिक्षक के पेशे को अपनाया। इन्होंने अपने जीवन यापन को पालन करने के लिए शिक्षक के पेशे को अपनाया और केवल वेद और वेदांत के एक हिस्से को पढ़ाते थे। हमने देखा कि आचार्य थे वो वेद और वेदांत को पूरा पढ़ाते थे, बिना पैसा के पढ़ाते थे। लेकिन यहाँ उपाध्याय जो हैं अपने जीविका को पालन करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, शिष्यों को पढ़ाया। और इनका पढ़ाने का जो सब्जेक्ट था वेद या वेदांत के किसी एक हिस्से को ये पढ़ाया करते थे, वेद या वेदांत के एक हिस्सा। आप देखिए ये सभी चीज कॉमन है, आपके लिए लग रहा होगा कॉमन, लेकिन आपको बारीकी से ध्यान देना है। बारीकी से ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको कंफ्यूज कर जाइएगा। आचार्य भी वही है, उपाध्याय भी वही है, तो इसको आपको बारीकी से एक बार समझना होगा, आपको माइंड में रखना होगा। तो आचार्य आपने समझा, उपाध्याय समझा। आचार्य फी नहीं लिया करते थे, उपाध्याय फी लिया करते थे। आचार्य वेद पढ़ाया करते थे, वेदांत करते थे, संपूर्ण वेद वेदांत पढ़ाया करते थे। लेकिन उपाध्याय वेद या वेदांत के किसी एक पार्ट को, किसी एक हिस्से को वे पढ़ाया करते थे और उनसे बच्चों से वे शुल्क लिया करते थे। इसी तरह से चरक, तो चरक भी आपका प्राचीन भारत में शिक्षक के एक प्रकार है। तो वैसे शिक्षक जिन्होंने अपने ज्ञान के तलाश में देश को भ्रमण किया, चरक वैसे शिक्षकों को हम कहते हैं। प्राचीन भारत के वैसे शिक्षक थे जो अपने ज्ञान को सुधारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए देश को भ्रमण किया, पूरे देश को भ्रमण किया
और अपने ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन देखिए, इनका ज्ञान, इनका पढ़ाना काम नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, ज्ञान भंडारित करने के बाद, वे अपने जो समुदाय मिलते थे, अपने जो शिष्य मिलते थे, उनको ये पढ़ाया करते थे। लेकिन ये शिक्षक छात्रों को कम पढ़ाया करते थे, क्योंकि इनकी जो था खोज का काम था, ये रिसर्च का काम था। एक तरह के कह सकते हैं कि रिसर्चर थे, पूरे देश में घूम घूम के रिसर्च किया करते थे, और जो रिसर्च होता था वो लोगों तक ये दिया करते थे। और ये भी एक शिक्षक के प्रकार हुआ। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वही शिक्षक कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी जानते हैं कि जो सिर्फ पढ़ा रहा है वही शिक्षक नहीं है। जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको बुद्धि दे रहे हैं, वो भी एक आपका शिक्षक ही है। जैसे कि बच्चों का जो प्रारंभिक जो बच्चों का जो शिक्षक हुआ करते हैं, माता पिता हुआ करते हैं, उनके परिवार हुआ करते हैं। तो यही इनका काम था, चरक का यही काम था, पूरे देश को भ्रमण करना, पूरे देश में घूमना, पूरे देश के संस्कृति को जानना, पूरे देश के भूगोल को जानना, पूरे देश के इतिहास को जानना, और ये लोगों में आकर ये बात को फैलाया करते थे, लोगों में जागरूक किया करते थे। तो वैसे शिक्षकों को चरक कहा गया प्राचीन भारत के इतिहास में। अगला हम प्राचीन भारत के शिक्षक के प्रकार के रूप में ले तो भिक्षु और साधु हुआ करते थे। भिक्षु और साधु, भिक्षु और साधु, ये भी एक शिक्षक ही थे, ये भी एक प्राचीन भारत के शिक्षक के पाठी थे। इनका क्या कार्य था? इनका मुख्य कार्य जो था देश की यात्रा करना। जैसे कि चरक जो थे वो पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को ज्ञान अर्जित किया करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, उसी तरह से भिक्षु और साधु भी उसी तरह से निरंतर घुमा करते थे, देश के भ्रमण किया करते थे, देश के सभी भौगोलिक स्थिति को, भौगोलिक इतिहास को, सभी इतिहास को ये जानकारी इकट्ठा किया करते थे। और उसी दरमियान, उसी मार्ग में जितने भी लोग उनसे मिलते थे, जितने भी लोग से संवाद होता था, उनको ये ज्ञान दिया करते थे। तो ये भी एक शिक्षक ही हैं। ये इतने प्रतिभाशाली हुआ करते थे कि इनसे यदि कोई लोग मिलता तो बहुत ही प्रभावित हो जाते। और उसी भिक्षुक में एक आपका महात्मा बुद्ध भी एक भिक्षुक ही थे। जो आप लोग महात्मा बुद्ध के जीवनी पढ़े होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे कि बुद्ध भी एक भिक्षु ही थे। उनका कार्य था एक देश, एक जगह पर अस्थिर बैठकर रहना नहीं, अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को जागरूक करना, लोगों को अच्छाई को बताना, अपने बातों को रखना और लोगों को जागरूक करना। इसी तरह से धीरे धीरे पूरे देश में इन्होंने ज्ञान को फैलाया। तो भिक्षु और साधु अपने निरंतर यात्रा करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे और दूसरों को ज्ञान देते थे उसी मार्ग में। कहीं एक जगह बैठ के इनका काम नहीं था कि शिष्यों को पढ़ाना, उसी मार्ग में जो मिले इनको शिक्षा देते थे और भिक्षा मांग के एक जीवन यापन होता था। अब आता है गुरु। अगला जो शिक्षक के प्रकार में है गुरु। तो अभी भी हम लोग गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी संबोधित करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में भी गुरु की भूमिका होती थी, गुरु कह के लोग संबोधित किया करते थे। लेकिन इनका क्या कार्य था? ये सभी तो गुरु ही हैं, लेकिन इनका काम से अलग अलग कार्यों से इनका अलग अलग नाम पकड़ा गया। तो गुरु का जो काम था, अपने जीवन यापन के साथ साथ ये अपने परिवारों का भी पालन पोषण किया करते थे। अपने जीवन यापन के साथ साथ अपने परिवार के, अपने फैमिली को पालन पोषण किया करते थे और शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। और साथ में आप देखिएगा तो यदि जीवन यापन करना हो, अपने जीवन यापन करना हो, परिवार का जीवन यापन करना हो, तो इनको फी लेते थे, इनको फी देना पड़ता होगा, तभी तो ये अपने जीविकोपार्जन के लिए ये साधन चुने। तो गुरु वैसे शिक्षकों के प्रकार को कहा गया है जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए शिष्यों को पढ़ाया करते थे। अगला गुरु के प्रकार में एक है युजन सातिका। युजन सातिका, युजन सातिका भी एक गुरु के प्रकार है, एक शिक्षक के प्रकार है। प्राचीन भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय शिक्षक के क्षेत्र में युजन सातिका एक शिक्षक के प्रकार हैं।
इनका क्या काम था, तो ये अपने गहन विद्वता, ये बहुत ही प्रकांड विद्वान माने जाते थे। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं, आप देखिएगा कि कथा प्रवचन करने आते हैं तो उनको हम लोग प्रकांड विद्वान से संबोधित करते हैं। उनसे कहीं भी धर्म से संबंधित या अन्य क्षेत्र से संबंधित आप बात कीजिएगा तो ये आपसे डायरेक्ट आपको बात करेंगे और आपको संतुष्ट कर देंगे। तो जिस तरह से बुद्ध ने एकदम विद्वता प्राप्त किए थे, उसी तरह से युजन सात्विका का जो समुदाय हुआ करते थे, एक शिक्षक के प्रकार हुआ करते थे, वे बहुत ही विद्वान हुआ करते थे, बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक हुआ करते थे। और इनसे पढ़ने के लिए सैकड़ों हजारों मील दूर दूर से छात्र आया करते थे और इनसे मार्गदर्शन लिया करते थे, युजन सात्विका से मार्गदर्शन लिया करते थे। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्राचीन भारत के शिक्षक के प्रकार नहीं है, तो आपको इन सभी को शिक्षक के प्रकार को दिमाग में रखना होगा, बातों को रखना होगा, या इनमें से कौन शिक्षक के प्रकार हैं, बाकी दे सकता है नहीं वाला एक इसमें से आपका अटैच कर देगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा। सभी चीज कॉमन पूछे जाते हैं, नेट में सेट में बहुत सारा चीज कॉमन ही पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको ये चीज कंसेप्ट बन जाएगा। अभी देखिए, कोई एक टॉपिक खत्म होने दीजिए, पहले कुछ ज्ञान अर्जित कर लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसके बाद हम लोग गेस्ट वगैरह परचेज करवाएंगे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस धीरे धीरे कछुए के चाल से चलिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, समझिए। इसके बाद एक जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, हायर एजुकेशन जैसे ही खत्म होगा, आपको हायर एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी आपको करवा दिया जाएगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी अगवकाना नहीं है कि ये चीज कर ले वो चीज कर ले, ऐसे होगा कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन हाँ, निरंतर पढ़ते रहना होगा, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बीच बीच में क्लास गैप भी होता है तो उसको आप रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अध्ययन की अवधि। मान लेते ये जो शिक्षक हैं, इन सभी शिक्षक हैं, और जो पढ़ाया जाता था, आपको वेद पढ़ाए जाते थे, वेदांत पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, तर्कशास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो इनकी अवधि कितना था, पढ़ाने की अवधि पूछा जाता है कि अवधि कितना होता है। तो हम लोग अगला हेडिंग देंगे अध्ययन की अवधि। प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन की अवधि या अध्ययन की अवधि ही डालिए, अध्ययन की अवधि। अध्ययन की अवधि की बात करें तो मिनिमम एक छात्र को वेद पढ़ने के लिए, एक छात्र को वेद पढ़ने में जो समय लगता था वो मिनिमम 12 वर्ष लगते हैं। जैसे कि अभी आपको ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगता है, इंटर करने में कितना समय लगता है, उसी तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास में भी सब्जेक्ट को अध्ययन करने के लिए, विषयों पर अध्ययन करने के लिए, पूरे महारत हासिल करने के लिए इनकी समय अवधि दी गई थी। तो मिनिमम समय अवधि वेद को पढ़ने के लिए 12 साल था। इसके बाद विद्यार्थियों के इच्छा अनुसार अवधि रखा गया है अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अन्य विषयों को पढ़ने के लिए। तो ये 12 के गुणज में था, 12 के गुणज में था। यदि और वेद पढ़ने के बाद और दूसरा आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहें वेद के साथ में, तो उस पर भी आपको 12 साल का समय देना होता था। यदि अलग से तीसरा कोई कोर्स करना चाहें तो आपको भी फिर से 12 वर्ष का समय देना होगा आपको, यानी 12 के गुणज में थे। एक कोर्स को करने के लिए 12 साल लगते थे, दूसरे कोर्स को करने के लिए 24 साल, तीसरे कोर्स को करने के लिए 36 साल, चौथे कोर्स को करने के लिए 48 साल। इस तरह के आपका मिनिमम 12 साल लगता था और मैक्सिमम 48 साल लगता था आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इतने साल ज्ञान प्राप्त करने के बाद लोग निकलते थे और शिक्षा देते थे, लोगों को जागरूक किया करते थे। ये आपका अध्ययन की अवधि हुआ। अगला हम लोग देखते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षण संस्थान, कौन कौन शिक्षण संस्थान थे प्राचीन समय का, उसको हम लोग देखते हैं। प्राचीन समय के शिक्षण संस्थान, तो शिक्षण संस्थान कौन कौन थे, तो पहला आप जानते हैं गुरुकुल था, गुरुकुल शिक्षक संस्थान था, ये आप सभी जानते हैं, गुरुकुल शिक्षण संस्थान।
तो इसमें क्या होता था कि गुरुकुल किसे कहते थे? तो गुरुकुल शिक्षक के घर हुआ करता था, शिक्षक के घर हुआ करता था, शिक्षक भी वहीं रहते थे और छात्र भी वहीं रहते थे। तो गुरुकुल वैसे जगह को कहते हैं जहां शिक्षक और छात्र साथ साथ रहा करते थे। और इसमें है कि जब छात्र दीक्षा समारोह के बाद अपने घर से जाता था, अपने माता पिता के घर को छोड़कर जाता था, तो वहीं पे रह के पढ़ाई कंप्लीट करता था और वह तब तक वहां रहता था जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता था, तब तक वहीं रहता था। साथ में गुरु के साथ मिलके सभी के दैनिक जीवन के सभी कार्यों को निपटारा करता था, यहाँ तक कि भिक्षाटन भी किया करता था। ये खाने के लिए, अपने प्राण को रक्षा करने के लिए वो गुरु के साथ भिक्षाटन किया करते थे और भिक्षाटन के बाद वे लाकर शाम को खाया करते थे और शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप लिखिए कि गुरुकुल किसे कहेंगे? गुरुकुल शिक्षक का एक घर होता था जहां पर शिक्षक और छात्र साथ साथ रहा करते थे। दीक्षांत समारोह के बाद छात्र अपने माता पिता के घर छोड़कर गुरुकुल में रहा करते थे और गुरुकुल में वह तब तक रहा करते थे जब तक उनकी कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाती थी, शिक्षा का प्रक्रिया पूरा नहीं होता था। अब अगला हम लोग देखेंगे परिषद या अकादमियां। परिषद या अकादमी, परिषद या अकादमियां, इसमें क्या होता था? अब देखिए परिषद और अकादमी में क्या होता था। तो परिषद और अकादमी में बुद्धिजीवी वर्गों का सम्मेलन हुआ करता था। बुद्धिमान जो छात्र थे वो बुद्धिमान छात्र को सम्मेलन हुआ करता था, चर्चा हुआ करता था और वे आपस में लाके अपने शिक्षा पर चर्चा किया करते, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा किया करते थे। ये पढ़ने नहीं आते थे बल्कि ये सम्मेलन होता था और जितने भी बुद्धिजीवी गुरुकुल से जितने भी बुद्धिजीवी छात्र निकलते थे, जितने भी मेधावी छात्र निकलते थे, वो किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, विषय को डीपली जानकारी प्राप्त करने के लिए वे परिषद और अकादमिया में बैठा करते थे और उसी टॉपिक पे चर्चा हुआ करता था। अब हम आते हैं आश्रम या धर्मशाला। आश्रम या धर्मशाला, अभी भी हम लोग आश्रम और धर्मशाला के नाम सुनते हैं, लेकिन उस समय आश्रम और धर्मशाला का कॉन्सेप्ट अलग था। आश्रम और धर्मशाला प्राचीन इतिहास में किसको कहते थे? यानी इसमें दूर दूर से ऋषि मुनि जिस झोपड़ी में रहा करते थे, जिस कुटिया में रहा करते थे, उसी के आसपास चारों तरफ कुटिया लगा हुआ होता था। जो दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे ऋषि मुनियों के यहाँ, वे इसी आश्रम और धर्मशाला में रहा करते थे। यानी छात्र झुंड लगाकर रहा करते थे, ऋषि मुनियों के इर्द गिर्द वनों में रहा करते थे और उसी वन के बीच में ऋषि मुनि का कुटिया हुआ करता था, ऋषि मुनि का आश्रम हुआ करता था, वहीं पे वे शिक्षा दिया करते थे। तो मेनली इसमें 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं कि आश्रम ऋषि मुनियों को इर्द गिर्द में बनने वाला झोपड़ी था जिसमें छात्र समूह में रहा करते थे और ऋषि मुनि के यहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त किया करते हैं। अगला लिखेंगे गोष्ठी या सम्मेलन। गोष्ठी या सम्मेलन, गोष्ठी या सम्मेलन। तो गोष्ठी का हुआ करता था, इसमें गोष्ठी में किसी राजा द्वारा बुलाया जाता था विद्वानों को। जो विद्वान हुआ करते थे गुरुकुल और परिषद से, जो विद्वान निकले, जो मेधावी विद्वान थे, उनको किसी भी राजा ने, उस समय के जो भी राजा हुआ करते थे, उनको किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए वे एक सम्मेलन किया करते थे, एक गोष्ठी किया करते थे और उन विद्वानों को बुलाकर एक किसी विशेष विषय पर, किसी विशेष टॉपिक पर चर्चा करवाया जाता था। और इसमें जो विजेता हुआ करता था, जो विद्वान विजेता हुआ करता था, उसे उपहार के तौर पर 1000 गायें इनाम दिया जाता था। 1000 गाय इनाम दिया जाता था और साथ में सोने चांदी भी दिया जाता था इनाम के तौर पर। और इसमें इनाम घोषित करने वाले को 1000 गाय, सोने चांदी, हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर दिए जाते थे। गोष्ठी या सम्मेलन, तो गोष्ठी और सम्मेलन पढ़ने का स्थल नहीं था, शिक्षण का स्थल नहीं था, लेकिन इसी का पार्ट है जहां पर राजाओं के द्वारा बुलाया जाता था और विजेता को एक पुरस्कार
दिया जाता था। अब हम आते हैं विद्यापीठ, जो अभी भी है विद्यापीठ। विद्यापीठ तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। विद्यापीठ आपका एक धार्मिक स्थल था, धार्मिक शिक्षण संस्थान कह सकते हैं। विद्यापीठ एक धार्मिक शिक्षण संस्थान था जहां पर धर्म के प्रचार किया जाता था। हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी वेद वेदांत थे, रामायण थे, महाभारत, पुराण जितने भी थे, सभी को शिक्षा दिया जाता था, सभी को शिक्षण दिया जाता था यहाँ पर विद्यापीठ में। जो महान विद्वान शंकराचार्य, अभी आप लोग बार बार पेपर वगैरह न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ये जो विद्यापीठ की स्थापना करने वाला जो विद्वान हुए उनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य विद्वान ने विद्यापीठ की स्थापना की और भारत के अलग अलग हिस्सों में, चारों दिशाओं में विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। अलग अलग हिस्सों में विद्यापीठ के स्थापना किया गया था। ये उत्तर हो गया आपका, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो अलग अलग क्षेत्रों में शंकराचार्य के द्वारा धर्म को बचाने के लिए, धर्म से संबंधित उसमें जो प्रचार हुआ करते थे वो शंकराचार्य द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता था, अलग अलग नाम से पीठ स्थापित किए गए हैं। इसका नाम पूछ दिया जाता है तो आपको पूछ देगा कि उत्तर में कौन सा विद्यापीठ है, उत्तर में कौन सा पीठ है, दक्षिण में कौन सा पीठ है, पूर्व में कौन सा पीठ है, तो ऐसा नाम पूछ दिया जाता है। तो इसका आपको नाम याद रखना है और ये एग्जाम, अन्य एग्जाम के लिए भी कॉमन होता है क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछ दिए जाते हैं। तो आप समझिए कि उत्तर में कौन सा विद्यापीठ है। उत्तर में जो पीठ स्थापित किया गया है उस पीठ का नाम है ज्योतिष पीठ। उत्तर में जो आपको पीठ स्थापित किया गया है शंकराचार्य के द्वारा, जो धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया गया था, उस पीठ का नाम है ज्योतिष पीठ। और ज्योतिष पीठ कहाँ है तो आप याद, इसका स्टेट के नाम आपको पूछा जाता है। तो ज्योतिष पीठ आपका वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है, उत्तराखंड में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया, शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया, तो एक तरह के धार्मिक शिक्षण संस्थान था, इसलिए धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। अब हम आते हैं दक्षिण में कौन सा पीठ है जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। तो दक्षिण में आपका श्रृंगेरी पीठ है। श्रृंगेरी पीठ है दक्षिण में, जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे श्रृंगेरी शारदा पीठ के भी नाम से जाना जाता है। आप पूरा कभी कभी आप लिख सकते हैं, श्रृंगेरी शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है, जो अभी वर्तमान समय में कर्नाटक स्टेट में है। कर्नाटक स्टेट में है। उत्तर में ज्योतिष पीठ हो गया आपका, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ हो गया और पूर्व में जो है पुरी गोवर्धन पीठ के नाम से जाता है। पुरी गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। और पुरी कहाँ है आप जानते हैं, पुरी उड़ीसा में है। तो ये उड़ीसा में है पुरी गोवर्धन पीठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, धार्मिक संस्थान था, धार्मिक शिक्षण संस्थान था। अब आता है पश्चिम में कौन सा ज्योति पीठ है, कौन सा शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया पीठ है। तो पश्चिम में आपका द्वारका पीठ है। द्वारका पीठ आपका पश्चिम में है, जो आपको कौन सा स्टेट पड़ता है तो गुजरात स्टेट पड़ता है। गुजरात स्टेट में अभी द्वारका जो मोदी जी घूमने गए थे, आप सभी ने देखा कि द्वारका में समुद्र, जो द्वारका वर्तमान समय के जो द्वारका था, जिसमें जो द्वारका था, जो कृष्ण का जो नगरी हुआ करता था द्वारका, वो समुद्र में डूब गया है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण समुद्र का पानी ऊंचा हो गया और जो जगह था द्वारका वो बिल्कुल समुद्र के अंदर समा गया है। उसी में अभी तत्काल अभी न्यूज वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी वहां घूमकर प्रमोट करने गए थे, लोगों को पर्यटन का विकास हो, भारत में पर्यटन का विकास हो, इसलिए उन्होंने द्वारका गया और द्वारका में समुद्र के अंदर गोता लगाए थे और पूजा अर्चना किए थे, जो आप लोगों ने देखा था। तो हम पीठ के बात कर रहे हैं, तो विद्यापीठ के बात करें, शक्ति पीठ अलग हो जाता है, तो कभी आएगा टॉपिक तो आपको पढ़ाएंगे। तो विद्यापीठ की हम बात कर रहे हैं, तो विद्यापीठ भारत के चारों दिशाओं में स्थापित हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था प्राचीन भारत में। चारों को आप लोगों को हमने नाम बताया। अब इसमें देखिए कि इसमें इसका कंडीशन है
इसमें जितने भी पीठ हैं, चारों पीठ हैं, तो चारों पीठ का एक एक हेड हुआ करता है, और एक एक हेड के चारों हेड के संचालित करने वाला जो भी बनेंगे वो उनका नाम शंकराचार्य होगा। जो भी हो, यदि आप भी पढ़े लिखे हैं, वेद वेदांत का जानकारी है, इसमें कंडीशन यह है कि आपको सन्यासी होना पड़ेगा। आप हिंदू धर्म हैं, आपको सन्यासी होना पड़ेगा, और सभी वेदों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और उसका कहने को ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, आपको बखान करने भी आना चाहिए। आपको सभी तरह के वेद वेदांत का जानकारी होना चाहिए, तब इसके योग्य हैं, आप बन सकते हैं। शंकराचार्य के पोस्ट पर आप बन जा सकते हैं। जो शंकराचार्य कहेंगे चारों पीठ में है कि आपका इंप्लीमेंट होगा, नियम कानून जितने भी है वो शंकराचार्य ही करते हैं। अभी 79 शंकराचार्य बने हुए हैं, 79 शंकराचार्य बने हुए हैं। उनका नाम है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। आप लिख सकते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 79वें शंकराचार्य हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य, यानी जो भी बनेंगे मठाधीश, जो भी बनेंगे, इस मठ का जो हेड जो भी बनेंगे, उनके नाम के पीछे शंकराचार्य लगा ही हुआ रहेगा। तो ये था आपका प्राचीन भारत में शिक्षक और शिक्षण संस्थान, जो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा। आगे के वीडियो में आपको हम बताएंगे भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।